हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 5 जो कि जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज है जिसमें हम चैप्टर 5 देख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट का टॉपिक कंट्रोल स्टेटमेंट्स। PHP MySQL कोर्स के बारे में पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं वो एक वेब एप्लीकेशन बनाना सीखने के लिए जो मिनिमम चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब कुछ इस कोर्स में कवर की जा रही हैं। इसमें HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, PHP है, MySQL है। अभी आप जावास्क्रिप्ट के लेक्चर्स देख रहे हैं जिसमें आज हम देख रहे हैं चैप्टर 5 जिसमें हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ध्यान रखिए, कंट्रोल स्टेटमेंट्स तो होते ही हैं क्योंकि यही स्टेटमेंट डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देते हैं। और अगर आपने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, और आई एम श्योर कि आपने ज़रूर पढ़ी होगी, कम से कम आपने सी लैंग्वेज तो पढ़ी ही होगी, और अगर आपने पढ़ी है तो आपको कुछ बेसिक बातें मालूम है कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। आपने पढ़ा है इफ एल्स, कंडीशनल ऑपरेटर, आपने पढ़ा है स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, या आपने पढ़े हैं लूप्स जिसमें आपने पढ़े हैं व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर। तो ये सारे के सारे जावास्क्रिप्ट में भी एज इट इज है। पर जावास्क्रिप्ट में एक और चौथे तरह का लूप आ जाता है जिसको हम बोलते हैं फॉर इन लूप। अब ये फॉर इन लूप क्या है ये हम लोग सीखेंगे आज, और साथ में ये बाकी के कंट्रोल स्टेटमेंट्स को भी एक बार हम रिवाइज करेंगे। यदि आप सी लैंग्वेज जानते हैं और उसमें आपने इसको यूज किया हुआ है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ईजी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इफ से। इफ का सिंटेक्स बहुत सिंपल है। जावास्क्रिप्ट में भी इफ एक कीवर्ड है जिसके बाद पैरेंथेसिस में आप एक कंडीशन देते हैं जो ट्रू फॉल्स में इवैल्यूएट होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का ब्लॉक चलेगा। ये देखिए ब्लॉक जो मैंने बनाया है कर्ली ब्रैकेट से बनाया है। जो भी कोडिंग मैं इसके अंदर लिखूंगा वो तभी चलेगी जब ये कंडीशन होगी ट्रू। और ध्यान रखिए इफ के ब्लॉक में यदि आप एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो ये कर्ली ब्रैकेट लगाना, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक बनाना कंपलसरी नहीं है। ये कंपलसरी तब है जब आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट इफ ब्लॉक में लिखना चाहते हैं। जैसे आप इफ लिख रहे हैं वैसे ही आप इफ एल्स भी लिख सकते हैं। इफ एल्स में कंडीशन के बाद आपने इफ का ब्लॉक लिखा है और उसके बाद एल्स कीवर्ड का इस्तेमाल किया है और उसका भी ब्लॉक लिखा है। तो क्यों ना हम छोटा सा कोई प्रोग्राम बनाएं जिसमें इफ एल्स का इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, तो मैं यहां पर एक कोड लिखता हूं। अब देखिए ये बेसिक मैंने स्केलेटन बनाया हुआ है कोडिंग का। आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML फाइल है home.html, और इसके अंदर मैंने HTML टैग लगाए हैं, हेड टैग लगाया है, बॉडी टैग लगाया है। आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड हम हेड टैग में भी लिख सकते हैं, बॉडी टैग में भी लिख सकते हैं। मैं बॉडी टैग में लिख रहा हूँ। स्क्रिप्ट टैग इसके लिए हमको लिखना पड़ता है, तो स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट के बाद स्क्रिप्ट टैग क्लोज। यूँ तो हमें इसमें टाइप एट्रीब्यूट भी लिखना चाहिए, पर आजकल ये उतना ज़रूरी नहीं रह गया है क्योंकि हर ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मानता है। तो इसीलिए आपने अगर टाइप एट्रीब्यूट नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा, और सीधे यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ var x, ओके, और इस x वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू रख दी लेट्स से 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ x is greater than 0, और यहां पे लिखता हूं document डॉट राइट। ठीक है, और इसमें लिख देता हूं x की वैल्यू, उसमें कंकैटिनेट करता हूं is पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि x की वैल्यू 5 है ये प्रिंट हो जाएगा। अभी मैंने x की वैल्यू 5 ली है, यहाँ पर वैल्यू किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट भी हो सकती है या यूज़र से इनपुट कराई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा 5 रहे, तो ज़रूरी नहीं कि कंडीशन हमेशा ट्रू रहे, पर फिलहाल हमें मालूम है कि कंडीशन ट्रू रहेगी। सिर्फ टेस्टिंग के पर्पज़ से इसको हम चला के देखेंगे। तो मैं इस कोड को रन करता हूँ। आप देख सकते हैं ये home.html फाइल है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, देखिए 5 इज पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर 5 नहीं होता, लेट से -5 होता, तो क्या रिजल्ट आता। तो मैंने यहाँ पे लिखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो गई और हमने कोई एल्स भी नहीं लगाया। तो अब मैं एल्स लगा रहा हूँ, एल्स
एल्स के बाद लिखता हूं डॉक्यूमेंट, ओ स्पेलिंग गलत, डॉक्यूमेंट डॉट राइट x इज नॉन पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, x अब कैसा है, नॉन पॉजिटिव नंबर है। मैंने इसकी स्पेलिंग भी गलत लिखी है, ये सही कर दी। अच्छा, आप देख सकते हैं इफ का ब्लॉक और एल्स का ब्लॉक मैंने करली ब्रैकेट से नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि इफ ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट है, एल्स ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूं। ये मैंने रिफ्रेश किया, -5 इज नॉन पॉजिटिव नंबर, बिल्कुल सही है। तो हमने देखा इफ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइए सिंटैक्स देखते हैं एल्स इफ लैडर का, जिसमें इफ के बाद कंडीशन होती है, कंडीशन के बाद इफ का ब्लॉक। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक चलेगा, नहीं तो आप एल्स में आ जाएंगे और फिर उसके बाद इफ लिखा हुआ है। देखिए एल्स और इफ के बीच में स्पेस है। दूसरी कंडीशन जो कि इफ के साथ लिखी हुई है, अगर ये कंडीशन भी ट्रू होती है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक चलेगा, नहीं तो फिर एल्स में आ जाएंगे। एक बात तय है, या तो ये कोड चलेगा या ये कोड चलेगा या ये कोड चलेगा, तीनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि ये एल्स इफ लैडर है। यदि ये कंडीशन ट्रू हो गई पहली वाली तो एल्स में कभी जाएंगे ही नहीं, तो नीचे का कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये जो कोड हेयर है ये तीनों ब्लॉक्स में अलग अलग लिखा है और तीनों में से चलेगा कोई एक ही। तो ये होता है एल्स इफ लैडर। इसमें आप एल्स इफ कई बार लिख सकते हैं। देन कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर भी बेसिकली आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज में, और यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 जो क्वेश्चन मार्क और कोलन दो सिंबल हैं, दोनों को मिलाकर कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। अगर एक्सप्रेशन 1 को देखें तो ये एक्सप्रेशन 1 वो स्टेटमेंट है जो ट्रू फॉल्स में इवैल्यूएट होगा। अगर ट्रू हुआ तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। अभी जो प्रोग्राम हमने बनाया हम उसी में ऑल्ट्रेशन कर देते हैं। ये जो कंडीशन है इसको एक्सप्रेशन 1 बनाते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे से इफ हटा देना होगा और यहाँ पे लगाता हूँ क्वेश्चन मार्क, और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला स्टेटमेंट इसके बाद लिख देता हूँ। यहाँ पे कोलन लगाता हूँ, एल्स हटाता हूँ और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला स्टेटमेंट लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट इतना लंबा हो रहा है, ठीक है, कि एक लाइन पूरी स्क्रीन पे बन भी नहीं पा रही है, पर कंडीशनल ऑपरेटर से मैंने ये काम कर दिया। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ और ये -5 से हटा के मैं वापस से 5 कर देता हूँ ताकि पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो जाए। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए 5 इज पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो रहा है, दैट मीन्स ये बिल्कुल सही है। अब आपको ये समझ में आ चुका है कंडीशनल ऑपरेटर क्या है। अब बात करते हैं स्विच की। स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आप लिखते हैं कीवर्ड स्विच, और स्विच कीवर्ड के बाद आप एक एक्सप्रेशन लिखते हैं पैरेंथेसिस में, जो ट्रू फॉल्स में इवैल्यूएट नहीं होता है, बल्कि इसका जो रिजल्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो स्विच की बॉडी में लिखे केस के आगे कांस्टेंट से मैच की जाएगी। यानी स्विच कर जाओ, जंप कर जाओ, उस केस के पास जिस केस के आगे लिखा कांस्टेंट एग्जैक्टली वही है जो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर आया 5, तो जिस केस के आगे लिखा है 5, कंट्रोल उस केस पर जंप कर जाएगा और उस केस का कोड चलेगा। उस केस का कोड चलने के बाद हमने लिखा होगा ब्रेक, जो कि कंट्रोल को स्विच की बॉडी के बाहर भेज देगा। हम इस स्विच की बॉडी में कई सारे केसेस लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम 2 ही केस लिखें, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, केस के आगे आप हमेशा कांस्टेंट लिखेंगे, कोई वेरिएबल नहीं लिखेंगे। ये कांस्टेंट अलग अलग होना जरूरी है, यानी 2 केस के आगे सेम कांस्टेंट नंबर नहीं लिख सकते। एक्सप्रेशन का रिजल्ट जिस केस के कांस्टेंट से मैच करेगा, कंट्रोल उस पर आएगा। अगर कोई भी केस के आगे लिखा कांस्टेंट एक्सप्रेशन के रिजल्ट से मैच नहीं करता है तो कंट्रोल डिफॉल्ट पे जंप करता है और डिफॉल्ट वाला कोड यहां पे रन होता है। अब बात करते हैं लूप की। लूप में 4 लूप पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में एक कंडीशन लिखी है जो ट्रू फॉल्स में इवैल्यूएट होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो व्हाइल की बॉडी रन होती है। रन होने के बाद कंट्रोल वापस व्हाइल पे जाता है और कंडीशन फिर से चेक होती है। अगर कंडीशन फिर से ट्रू है तो फिर हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर व्हाइल पे जाते हैं, और ये चलता रहता है तब तक जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो लूप की मदद से भी हम कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू ले ली है 5। अब मैं
यहाँ पर एक लूप लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वाइल लूप। वाइल लूप में मैंने लिखा है, सपोज करिए एक वेरिएबल और बनाता हूँ मैं i नाम का, और जिसकी वैल्यू इनिशियली मैं रखता हूँ 1। अब i की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक ये लूप चलेगा। और इस लूप के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ देखिएगा, मैं लूप के अंदर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें लिखता हूँ सबसे पहले x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और इसमें कंकैटिनेट कर देता हूँ थोड़ा सा स्पेस और मल्टीप्लाई का सिंबल, और फिर थोड़ा सा स्पेस और फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर। और इसके बाद आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली 5 का टेबल प्रिंट करा रहा हूँ। तो मैं x में 5 रखा हुआ है, तो x की वैल्यू दैट इज 5 प्रिंट हो गई, 5 के बाद मल्टीप्लाई का सिंबल प्रिंट हो गया। उसके बाद मैं i की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, और उसके बाद मैं उसमें भी कंकैटिनेट करवाता हूँ इक्वल टू का सिंबल, तो ये इक्वल टू भी प्रिंट हो गया। और उसके बाद मैं कंकैटिनेट करवा रहा हूँ x इंटू आई की वैल्यू। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा आपके लिए अगर नया है कि कैसे लिखा है मैंने, तो प्लस एक कंकैटिनेशन ऑपरेटर है जो कि 2 ऑपरेंड्स ले रहा है। आप देखिए ये प्लस के दोनों तरफ एक एक ऑपरेंड है, एक तरफ है x जो कि एक नंबर है दैट इज 5, और दूसरी तरफ डबल कोट्स में लिखा हुआ है x, तो वो एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग और नंबर को मिलाकर ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर एक स्ट्रिंग बना देगा, तो ये बन जाएगा 5, x की वैल्यू यानी 5 इंटू एक चीज बन गई, उसमें कंकैटिनेट हो गया i की वैल्यू यानी 1, तो 5 इंटू 1 इक्वल्स टू भी उसमें कंकैटिनेट हो गया, एक सिंगल स्ट्रिंग बनती जा रही है। और उसके बाद x इंटू आई यानी 5 इंटू 1 इज 5, तो 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। और उसके बाद मैं चाहता हूँ लाइन चेंज हो जाए, तो मैं इसमें कंकैटिनेट करता हूँ br टैग। br टैग आपको मालूम है HTML के अंदर लाइन चेंज करने का काम करता है। अब ये जो लूप बना है इसमें i की वैल्यू मुझे हर बार इंक्रीमेंट करनी होगी, तो मैंने i++ भी लिख लिया। अब देखें जरा इसका आउटपुट क्या आता है, इसको रिफ्रेश करता हूं मैं पेज को, और आप देखिए यहाँ पे पूरा 5 का टेबल प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप वाइल लूप की जगह डू वाइल लूप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डू वाइल लूप का हम इस्तेमाल करके देखते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो कंडीशन यहाँ लिखी थी ये यहाँ से हटाना है, और इसको लास्ट में लिखना है, और यहाँ सेमीकोलन भी लगाना है, और यहाँ पे लिखना है डू। तो डू वाइल लूप में पहले डू लिखते हैं, फिर लूप की बॉडी होती है जिसमें जो स्टेटमेंट लिखा है वो रिपीट होगा, और वाइल बाद में लिखा जाता है जिसमें कंडीशन है, कंडीशन ट्रू है तो दोबारा डू पे जाएंगे और ये कोड चलेगा, और इसमें सेमीकोलन भी लगता है। तो अगर इसका भी आउटपुट देखा जाए तो सेम आने वाला है। मैं रिफ्रेश करता हूं, देखिए सेम आउटपुट है। इसी काम को करने के लिए हमारे पास एक तीसरा तरीका भी है, फॉर लूप। तो फॉर लूप से अगर मैं काम करूंगा तो वहां पे 2 सेमीकोलन लगते हैं फॉर के पैरेंथेसिस में। आइए देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल कैसे होगा। इसी को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं वाइल हटा देता हूँ और फॉर लूप लगा देता हूँ। फॉर लूप कहाँ लगेगा, डू की जगह पर। तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर, और पैरेंथेसिस में 2 सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, और फिर इसके अंदर सबसे पहले मैं i की वैल्यू 1 रख लेता हूँ। अच्छा, i की वैल्यू 1 तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो क्या, तो ये अगर नहीं भी बनाऊंगा तो भी चलेगा। तो अगर मैंने i को डिक्लेयर ही नहीं करा है तो फिर मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में ये अच्छी बात है कि अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा और ऊपर लिखा दिया जाएगा, यानी जावास्क्रिप्ट खुद कर देगा उसका डिक्लेरेशन। देन i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 तक हम चलाना चाहते हैं, और i को हर बार इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। भाई इंक्रीमेंट यहाँ लिख दिया है तो फिर अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि वापस से वही आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो फॉर लूप में क्या हो रहा है, फॉर लूप में आपने तीनों चीज़ें एक साथ लिखी हैं, i में इनिशियलाइजेशन करना, कंडीशन लिखना और फ्लो, ये तीनों एक साथ। अच्छा, आप एक चीज़ देख रहे हैं कि फॉर लूप की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है, तो आप चाहें तो ये करली ब्रैकेट ना लगाएं, क्योंकि करली ब्रैकेट तब लगाना कंपलसरी नहीं होता जब ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट हो। तो इसको एक बार और चला के देख लेते हैं, देखिए बिल्कुल सही आउटपुट है। तो आई होप आपको ये लूप समझ में आ गए होंगे। अब चौथे तरह का जो लूप है वो है फॉर इन लूप, और फॉर इन लूप के बारे में हम पढ़ेंगे तब जब हम एरे के बारे में पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो ध्यान रखिए कि ये एक और ने सी में नहीं देखा है, तो फॉर इन लूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि
जब भी कोई नया वीडियो इसमें अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। अगर आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे मैंने सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। आप YouTube पे मेरा एक चैनल देख रहे हैं, हो सकता है बाकी के चैनल्स के बारे में आपको जानकारी ना हो, तो इस वेबसाइट पे आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। मेरे जितने भी चैनल्स चल रहे हैं और उस पर जितने भी वीडियोस हैं वो सब ऑर्गेनाइज वे में इस साइट पे रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियोस मिलेंगे और साथ में प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी मिलेगी, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे। तो काफ़ी कुछ कंटेंट इसमें मिलने वाला है और डेली उसमें कंटेंट अपलोड होता है। तो आप जब भी इसको ओपन करेंगे उसमें आपको हमेशा कुछ नई चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो यदि आपको ये पसंद आए और ऐसा लगे कि ये बहुत काम की है, क्योंकि एक तो इसमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और दूसरा हिंदी में है, तो आपके अगर काम का है, बहुत लोगों के काम का है, तो आप सिर्फ इतना करिए कि इसको शेयर ज़रूर करिए। ये आप अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए, क्योंकि मैं ये फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको पसंद आए हैं तो आप प्लीज़ इनको शेयर करिए, क्योंकि आप ही इसको आगे पॉपुलर बनाएंगे और अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो कई लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू।